उसने 2.5 फुट के बैग में 5 फुट की लाश रखी। दिल्ली पुलिस की टीम 8 साल तक उसे ढूंढती रही। घटनाक्रम की शुरुआत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से होती है, जब 11 फरवरी साल 2011 को एक व्यक्ति ने पहाड़गंज के गेट की तरफ एक लावारिस बैग को देखा। ये कोई सामान्य बैग नहीं था, बल्कि इस बैग में से जो लिक्विड रिस रहा था वो किसी इंसान का ब्लड था। इसे देखकर ये समझना मुश्किल नहीं था कि बैग के अंदर कुछ गड़बड़ है। उस व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया और जब पुलिस आई तो उसने बैग को अपने कब्जे में ले लिया और बैग को जैसे ही खोला गया तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस बैग में एक नौजवान लड़की की डेड बॉडी थी, जिसे जैसे तैसे बैग में ठूंस कर भरा गया। देखने से लग रहा था कि लड़की को उसका गला काट कर मारा गया है। उसका गला बैग से बाहर आ रहा था। देखते ही देखते प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स के कैमरे, रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स भी वहां पहुंच गए और ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बन गई। लगभग 19 साल की लग रही लड़की की कमर पर एक मोर पंख वाला टैटू बना हुआ था। अब पुलिस किसी तरीके से लड़की की पहचान पता लगाने का प्रयास करती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो में आखिर तक आप जरूर बने रहिए। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा करती है और फिर उसे सब्जी मंडी के निकट एक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। सबकी पहचान का पता लगाने के लिए उसकी अलग अलग एंगल से फोटो भी ली जाती है और फिर उसे मीडिया में सर्कुलेट कर दिया जाता है। इसके अलावा इसके पोस्टर और पंपलेट्स भी बंटवाए जा रहे थे। इस घटना को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी बॉडी को क्लेम नहीं किया। दूसरी तरफ पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रेलवे स्टेशन पर वो बैग रखा किसने। वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरास के सभी फुटेज खंगाले गए, परंतु कोई भी ऐसी फुटेज नहीं मिली जिस एंगल से उस बैग को रखा गया था। उसमें कोई भी व्यक्ति बैग को रखते हुए नजर नहीं आया। इसके अलावा पुलिस ने सोचा शायद कोई ट्रेन से उतरकर बैग को रख गया होगा। इस एंगल से भी जांच की गई। सुबह 7 बजे के आसपास उस तारीख को आने वाली ट्रेनों से चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों की फुटेज चेक की गई। इस पूरी कवायद में पुलिस ने दिल्ली स्टेशन के 16 प्लेटफॉर्म्स के लगभग 100 सीसीटीवी कैमरास के फुटेज को देखा, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। दिन पर दिन बीत रहे थे, लेकिन उस लड़की को पहचानने वाला कोई सामने नहीं आ रहा था। फाइनली इस घटना को 12 दिन हो गए और 23 फरवरी को पुलिस ने अपनी तरफ से उस लड़की का फ्यूनरल कर दिया। फ्यूनरल के दूसरे दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम करतार सिंह सोलंकी था, वो पुलिस के पास डेड बॉडी को क्लेम करने के लिए आता है। उस व्यक्ति के हाथ में डेड बॉडी की फोटो वाली अखबार की प्रति भी थी। उसने पुलिस को बताया कि ये उनकी बेटी नीतू सोलंकी है, जो सिंगापुर में जॉब करती है। 10 फरवरी को हमारी उससे बात हुई थी। वो 12 से 24 फरवरी के बीच में इंडिया भी आने वाली थी। सूटकेस में जिस लड़की की डेड बॉडी मिली, उसे देखकर हमें लग रहा था कि ये हमारी ही बेटी है, मगर हम कंफर्म नहीं थे। हम तो अपनी बिटिया के आने का इंतजार कर रहे थे, पर आज उसके आने की उम्मीद का आखिरी दिन था। 24 फरवरी का दिन भी बीत रहा है, पर वो नहीं आई। तब हम आपके पास आए हैं। पुलिस वालों ने जब अपने पास मौजूद फोटोग्राफ्स करतार सिंह को दिखाया तो उन्होंने पहचान किया कि ये तो हमारी ही बेटी है। करतार सिंह सोलंकी का डेयरी का व्यवसाय था। इसके साथ ही वो प्रॉपर्टी डीलिंग में भी काम करते थे। इनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां थी, जिनमें से नीतू बड़ी बेटी थी। नीतू सोलंकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक लॉ ग्रेजुएट थी। इसके बाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स भी किया और फिर एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगी। साल 2010 के मार्च महीने में नीतू ने अपने माता पिता को बताया कि उसकी नौकरी सिंगापुर में लग गई है और उसे सिंगापुर जाना ही पड़ेगा। हालांकि माता पिता इस बात के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने ही रहे और यही नौकरी करे, लेकिन नीतू की जिद थी और उसके सपोर्ट में उसकी छोटी बहन भी आ गई। वो दोनों चाहती थी कि करियर से कोई समझौता ना करा जाए। फाइनली इसके 1 महीने बाद यानी कि अप्रैल 2010 में नीतू अपने माता पिता और बहन को भारत में छोड़कर सिंगापुर के लिए रवाना हो गई। सिंगापुर जाने के बाद नीतू भारत में अपनी फैमिली से स्काइपे के जरिए कनेक्टेड थी। पहले ये कनेक्टिविटी रोज की होती थी, लेकिन फिर बाद में ये जुड़ाव हफ्ते और महीने पर आ गया। माँ बाप को भी लगा कि नीतू अपनी जॉब में सेटल हो गई है। 10 फरवरी 2011 को जब नीतू ने वीडियो कॉल के जरिए अपने घर पर बात की तो उसके सर पर चोट थी। बहन के पूछने पर उसने बताया कि वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई थी। यही नीतू के परिवार की नीतू से आखिरी बार बातचीत थी। पर सवाल उठ रहा था कि अगर नीतू सिंगापुर में थी तो फिर भारत कब आई।
पुलिस ने जब इस मामले में एयरपोर्ट जाकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि नीतू कभी सिंगापुर गई ही नहीं, वो तो दिल्ली में ही रह रही थी। नीतू के कॉल सेंटर से पुलिस ने जानकारी निकाली तो राजू गहलोत नाम सामने आता है। राजू एयरलाइंस कंपनी में काम करता था। नीतू से उसकी मुलाकात कॉल सेंटर में हुई। साल 2010 के जनवरी-फरवरी महीने में इन दोनों की मुलाकात हुई, नजदीकियां बढ़ी, प्यार हुआ और फिर दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। पुलिस ने राजू गहलोत के घर जाकर पूछताछ की तो पता चला कि वो भी बीते 8 से 9 महीने से गायब है। यानी नीतू और राजू दोनों ही अपने अपने घर से झूठ बोलकर एक दूसरे के साथ दिल्ली में रह रहे थे। इस मामले में राजू का नाम 2 मार्च साल 2011 में सामने आया और उसके 4 दिन बाद 6 मार्च को उसके जिगरी दोस्त और कजिन नवीन शौकीन का नाम भी इस मामले में सामने आता है। पुलिस ने नवीन को उठाकर पूछताछ की तो जानकारी मिली कि नीतू और राजू जब एक दूसरे से प्यार कर बैठे तब इन्हें पता चला कि इनका तो गोत्र ही एक ही है, यानी कि इनकी शादी नहीं हो सकती। परंपरा के मुताबिक एक ही गोत्र के लड़के लड़की आपस में भाई बहन हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने अपने घर से इस बात को छुपाकर साथ रहने का फैसला किया। इन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ी और बेंगलुरु में जाकर रहने लगे। कुछ महीने बेंगलुरु में रहे, उसके बाद जनवरी 2011 में ये दिल्ली के हरिनगर में आकर रहने लगे। अब तक इनकी पुरानी सेविंग्स भी खत्म हो गई और आर्थिक तंगी के हालात शुरू हो गए। जहां एक तरफ दोनों में झगड़े शुरू हो गए, वहीं दूसरी तरफ नीतू अब राजू पर इस बात का दबाव बनाने लगी कि तुम अपने पिता से प्रॉपर्टी में हिस्सा लो ताकि हम लोग सुख से रह सके। परंतु राजू अपने पिता से बात नहीं कर पाया। इस बीच नीतू ने राजू के घर उसकी बहन को फोन लगा दिया और ये कह दिया कि राजू के नाम पर जो घर है उसे बेच दिया जाए। इस बात को लेकर राजू की बहन और नीतू में झगड़े शुरू हो गए। दोनों फोन पर एक दूसरे से हॉट टॉक कर रही थी और इस बात को राजू ने सुन लिया। उसे इस बात का बुरा लगा कि कोई लड़की उसकी बहन से इस तरीके से बात करे। जैसे ही फोन कट हुआ, राजू और नीतू में झगड़े शुरू हो गए। गुस्से में राजू ने चाकू से नीतू के गले पर हमला किया और एक ही बार में नीलू का गला कट गया और वो नीचे गिर गए। गुस्सा शांत होने पर राजू को इस बात का एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। उसने नवीन को फोन किया और जब नवीन को सारी बात बताई तो नवीन ने इस मामले में उसकी मदद करने से मना कर दिया। अब अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसने नीतू की डेड बॉडी को सूटकेस में भरा और सुबह लगभग 5 बजे अपने हरिनगर वाले किराए के मकान से ऑटो पकड़ के दिल्ली स्टेशन की तरफ चल गया। ये दूर जाकर डेड बॉडी को डंप करना चाहता था, लेकिन स्टेशन पर बैग स्कैनर लगा था, जिसे देखकर वो दूर खड़ा हो गया और बैग भी इसने वहीं छोड़ दिया। लोगों की नजर बचाकर वो चुपचाप वहां से चला गया। इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये सीसीटीवी कैमरे की नजर में नहीं आया। इसके बाद जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं। बैग को लावारिस छोड़ने के बाद राजू सबसे पहले अपने घर आया, घर की साफ सफाई की, मकान मालिक का रेंट चुकाया और वहां से अपने दोस्त नवीन के घर चला गया। वो वहां 3 दिन रहा, लेकिन जैसे ही मामला मीडिया में उछलने लगा तो वो नवीन के घर से भी चला गया। इसके बाद पुलिस राजू की तलाश करने लगी। दिन, महीने, साल बीतते चले गए। पुलिस ने राजू को दिल्ली के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में रखा और उसे भगोड़ा घोषित करते हुए 2 लाख का इनाम भी घोषित किया। लेकिन 8 साल बीत गए, उसका कोई पता नहीं चला। साल 2019 में राजू के घर पर एक फोन आता है जो राजू की मां ने रिसीव किया तो दूसरी तरफ से राजू खुद बात कर रहा था। उसने कहा कि मां, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं नहीं बचूंगा, आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता हूं, गुरुराम के पारस हॉस्पिटल आ जाओ। राजू का पूरा परिवार हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ। पुलिस को भी सूचना दी गई और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर भी हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन इन लोगों के पहुंचने से पहले ही राजू दम तोड़ चुका था। उसे किडनी और लिवर से रिलेटेड क्रॉनीज डिजीज थी। राजू की कहानी कुछ इस प्रकार है। वो दिल्ली से भागकर गोवा, बेंगलुरु जैसी अलग अलग जगहों पर भटकता रहा। कुछ दिन इसने अपने पास रखे मोबाइल बेचकर गुजारे। ये नौकरी नहीं कर सकता था क्योंकि पुलिस की नजरों में मोस्ट वांटेड था। अपनी पहचान बदल दी। आधार कार्ड और स्कूल कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स में राजू गहलोत से रोहन दहिया बन गया। रोहन के नाम से इसने आगे की पढ़ाई की और कुछ डिग्रियां हासिल की। अब ये दिल्ली के नजदीक कोचर इन्फोटेक में सुपर पावर की जॉब करने लगा। आधार कार्ड में संशोधन करके इसने अपना नंबर भी चेंज कराया। साल 2011 में ही इसके पुराने नंबर पर इस बात का मैसेज भी आ गया। पुलिस ने इस नंबर को सर्विलांस पर तो लगा रखा था, परंतु पुलिस ने इस मैसेज को चेक नहीं किया।
इसके साथ काम करने वाले लोगों ने बताया कि अक्सर सबसे अलग और कटा रहता था, लोगों को अपना चेहरा भी नहीं दिखाता था। आगे चलकर इसकी तबीयत खराब हुई तो स्टाफ के लोगों ने इसे गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 17 जून को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो डॉक्टर ने पहले ही बता दिया कि अब नहीं बचेगा। 25 जून को इसने अपने घर पर फोन किया और सबको बुलवाया, लेकिन लोगों के आने से पहले ही ये दुनिया को अलविदा कह चुका था। 26 जून को इसका फ्यूनरल किया गया। कातिल अपनी मौत मर चुका था, इसीलिए पुलिस ने केस भी बंद कर दिया। लेकिन नीतू के परिवार वालों को लग रहा है कि पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है। बीते 8 सालों में पुलिस ने कभी भी इस मामले की कोई अपडेट नीतू के परिवार वालों को नहीं दी। उम्मीद करते हैं इस घटनाक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।